हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस वेद मोहिनी मैम में। आप लोगों का लाइव क्लास के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है तो उसमें मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो लाइव क्लास है वो अभी मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ मैं सबको बता चुकी हूँ जब बच्चे छोटे हों तो डिस्टर्बेंस बहुत होता है। ठीक है, और कुछ लोगों ने आज डेमो देख भी लिया होगा। आज लाइव क्लास तो नहीं थी, लेकिन ऐसे ही लाइव कुछ प्रश्न थे आप लोगों के जिनके हमें जवाब देने थे, क्योंकि सबके प्रश्नों के जवाब जो होता है ना कमेंट बॉक्स में देना मेरे लिए बहुत टिपिकल होता है कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लिखना, और प्लस ये कि समय भी बहुत बर्बाद होता है। इससे बेहतर है कि सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएं और एक दिन बैठकर डिस्कस उस पर कर लिया जाए। लेकिन आज कोशिश यही थी, लेकिन पीहू जो थी पता नहीं, रोज़ तो वो खुद ही कहती थी मम्मी आप वीडियो बना रही हो, मैं जा रही हूँ। कभी बाबा पास खेलने चली जाती थी या कभी मेरे इर्द गिर्द रहती थी, परेशान नहीं करती थी, लेकिन कभी करती भी थी तो मैं स्टॉप कर देती थी वीडियो को, फिर उसकी सुन लेती थी और फिर मैं काम कर लेती थी अपना, मतलब रिकॉर्डिंग का। पर आज होता है, बच्चे हैं, छोटे हैं, मन उसका कुछ गड़बड़ था तो उसका रोना बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर कल जो बात हो रही थी फिर वो वीडियो मैंने डिलीट ही कर दी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि ढंग से बात ही नहीं हो पाई, ना हम जवाब दे पाए आपके सवालों का, ना कुछ भी हो पाया। तो इसलिए आज कुछ लोगों को प्रूफ मिल भी गया होगा कि लाइव क्लास बच्चों के साथ इजी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड क्लास ही आपको देती हूँ, और आप लोग अगर इच्छुक हैं, जो लोग बच्चे देखते हैं उनके लिए तो मैं कर ही रही हूँ, नहीं तो आप लोग जहाँ भी बहुत से चैनल हैं जो लाइव कराते हैं वहाँ देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है ना। जब नहीं मेरे पास व्यवस्था है तो आप लोगों को भाई अपना हल हर कोई ढूंढता है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज जो हमारी क्लास होगी वो खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन टॉपिक रहेगा, एनसीईआरटी क्लास 12th का 4 नंबर का ये जो है लेसन है एनसीईआरटी बुक में 12th क्लास में। लेकिन हमारी वीडियो ये 5 नंबर की होगी, क्योंकि आप जानते हो फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें 50 प्रश्न बने थे, इस वजह से 50 की वजह से 2 वीडियो बनी थी, तो इसलिए सेट 5 है, लेकिन लेसन ये 4 रहेगा। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या है, ऐसी संस्थाएं जो हम जहाँ चाहें और जब चाहें भोजन उपलब्ध करा दें, ठीक है ना, और करा दें, यह सेवाएं खान पान की किस व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो जैसा लेसन का नाम ही है, अभी क्या बताया, खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन। तो आजकल आप जानते हो हम लोग कहीं भी जाते हैं आते हैं, लंबे लंबे टूर भी प्लान करते हैं, कोई रीज़न से भी जाते हैं, कुछ काम से भी हम लोग अपने शहर से दूसरे शहर या विदेशों तक जाते हैं। तो क्या हम इतने लंबे सफ़र में भूखे प्यासे रहते हैं? कई बार क्या होता है हम घर से कुछ चीज़ें ले भी जाते हैं, तो भी ये कि बाहर गए हैं तो कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, नहीं तो पीने की चीज़ें तो लेते ही लेते हैं। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को जब हम लोग इतना बाहर आते जाते हैं तो भाई व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। क्या होटल होते हैं वो, या ऑनलाइन मार्केटिंग है, या कैटरिंग है, या निम्न में से कोई नहीं। तो आप को प्रश्न पढ़कर तो ऐसा लगेगा ये ऑनलाइन मार्केटिंग हो सकता है, ये होटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसको कैटरिंग से संबोधित करेंगे। ठीक है, इसको हम कैटरिंग कहेंगे। जो चीज़ें हम जहाँ चाहें वहीं पर पहुँच जाएं, वो चीज़ हो रही है ना। होटल ज़रूरी नहीं हर होटल आप कहीं पर भी आप ऑर्डर दो और पहुँच जाए। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग का तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, ऑनलाइन मार्केटिंग से इसका कोई लेना देना इतना नहीं है। ठीक है, हाँ ये बात और है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, लेकिन मार्केटिंग और एक स्पेशली खान पान की बात करना अलग होगा दोनों। तो कैटरिंग जो है इसी श्रेणी में आएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो कल भी बता चुकी हूँ मैं, ये पीवाईक्यू नहीं है, ये एनसीईआरटी के प्रश्न है, तो भाषा मेरी है इसमें। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट किया है, आयोग कैसे भी प्रश्न बना सकता है, बस आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट आंसर। आपको यहाँ पर आंसर पर फोकस करना है, क्वेश्चन की पैटर्निंग चेंज भी हो सकती है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप की चीज़ का ये आंसर है। ठीक है, तो खान पान व्यवस्था सेवा कि कल्याणकारी व गैर व्यावसायिक सेवाओं में शामिल है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो कल्याणकारी और गैर व्यावसायिक सेवाएं हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप अगर ये चीज़ पता होगी तो आप आंसर वहाँ पर भी कर जाओगे जैसे यहाँ पर कर दोगे। ठीक है, तो पहला है विद्यालय में मध्याह्न भोजन व अनाथालय सेवा, बी है लंगर प्रसाद सेवा व धर्मशालाएँ, तीसरा है सी ऑप्शन सरकार नगर निगम के पूरक भोजन कार्यक्रम। ठीक है, और डी है निम्न में से सभी। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो खान पान व्यवस्था की जो सेवाएं होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी 2 तरीके की होती हैं? एक तो आपकी कल्याणकारी व गैर व्यावसायिक होती, मतलब व्यवसायों से ये जुड़ी हुई नहीं होती हैं। दूसरी आपकी होती है होटल। ठीक है, नंबर 2 डाल लेना, होटल होटल और व्यावसायिक
व्यावसायिक, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, व्यावसायिक खान पान व्यवस्था, ठीक है। तो ये दो तरीके की होती, पहला क्या बताया हमने, कल्याणकारी व गैर व्यावसायिक, और दूसरा हमने क्या बताया, होटल और व्यावसायिक खान पान व्यवस्था। तो यहाँ पर जो आपके कल्याणकारी या गैर कल्याणकारी है उसके अंतर्गत विद्यालय भी आते हैं। विद्यालय में आप जानते हो बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, आजकल फ्री सेवाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि आपका मिड डे मील, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हो गया, या अनाथालय में जो सेवाएं चलती हैं, आप सभी लोग वाकिफ हो, जो अनाथालय में रहने वाले बच्चे हैं, क्या उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं? तो वो भी नहीं, तो वो भी आपकी क्या है, फ्री सेवा, गैर व्यावसायिक है, मतलब गैर लगाए ना, गैर का मतलब हो गया गैर व्यावसायिक, मतलब व्यवसाय से संबंधित नहीं है ये, ठीक है ना। लंगर, जो हम लोग लंगर वगैरह गुरुद्वारे वगैरह में चलता है, या भंडारा कह सकते हो, ये भी क्या है, गैर व्यावसायिक है, लोगों के कल्याण के लिए करते हैं हम लोग। धर्मशालाओं में जो भोजन व्यवस्था होती है, पहले के समय में, बहुत पहले के समय में, आजकल तो होटल वगैरह हैं, धर्मशालाएं होती थी, लोग तीर्थ वगैरह पे जाते थे, तो वहाँ सस्ते दामों पे भोजन और लेटने की, सोने की, रहने उठने बैठने की व्यवस्था हो जाती थी धर्मशालाओं में। आजकल महंगे महंगे होटल बन गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें फ्री हैं आपकी, तो ये गैर व्यावसायिक, इनसे कोई व्यवसाय का लेना देना नहीं है। और सरकार है, नगर निगम के जो भी कार्यक्रम है, मतलब भोजन से संबंधित पूरक भोजन कार्यक्रम हो गए, तो ये सभी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही नहीं है, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे आपका ICDS आ जाएगा, ठीक है, ICDS भी एक पूरक भोजन कार्यक्रम है, ठीक है। मध्याह्न भोजन की बात हो ही चुकी है। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन के रामकृष्ण मिशन भी इसी में आएगा, रामकृष्ण मिशन। तो आपको क्या है, ये चीज़ याद कर लेनी कि NCERT में इसके अंतर्गत ये चीज़ें दी हुई हैं, ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं, याद कर लेने, इन्हें याद करके आप कहाँ करोगे, पेपर में अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस्कॉन हो गया, बहुत सारी जो आपको ये लगे जहाँ पर आपका कोई व्यवसाय या पैसा नहीं लगता है, वो चीज़ इसके अंतर्गत आ जाएगी। और जहाँ पर पैसा और व्यवसाय लगेगा, जैसे कि आपके होटल हो गए, अतिथि गृह हो गए, आपके ये 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार जो होटल होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, फास्ट फूड के बहुत सारे आजकल रेस्टोरेंट खुल गए हैं, या कैफेटेरिया वगैरह, कैफ़े वगैरह हो गए, ठीक है, मंदिरालय हो गए, क्लब हो गए, जिम खाने हो गए, जिम वगैरह होते हैं जो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको कहीं ना कहीं पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं व्यावसायिक प्रणालियाँ हो गई, चाहे आपका रेलगाड़ियों में जो सुविधा दी जाती है, ठीक है, वो सब, ठीक है, समझ गए आप। क्वेश्चन 3, जहाँ पर आपको पे करना पड़ रहा है, मतलब वो क्या है, व्यावसायिक भोजन प्रबंधन प्रणाली है, ठीक है। भोजन सेवा प्रणालियों के मुख्य प्रकार कितने हैं, क्या 2 हैं, क्या 3 हैं, क्या 4 हैं, या फिर 5 हैं? तो भोजन सेवा प्रणाली के अगर हम प्रकार की बात करेंगे तो ये कितने हैं, ये 4 हैं आपके। 4 में कौन कौन से आएंगे, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। एक तो आपकी परंपरागत भोजन प्रणाली हो गई, परंपरागत भोजन प्रणाली, ठीक है, शॉर्ट में बोल दे रही हूँ, भोजन प्रणाली, ओके, भोजन प्रणाली। दूसरी क्या हो गई आपकी, दूसरी हो गई आपकी कॉमेसरी जो होती है ना, कॉमेसरी सिस्टम जो बोलते हैं, ठीक है, कॉमेसरी भोजन, या फिर रसद, इसी को रसद विभाग भी बोलते हैं, ठीक है, रसद विभाग, ठीक है, रसद विभाग, राशादा, ठीक है, रसद विभाग। तीसरा आपका जो आता है, इसके अंतर्गत तीसरा आता है तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली। बिल्कुल तैयार भोजन है, बस आपको जैसे गोलगप्पे वगैरह आते नहीं, हाँ, गोलगप्पे तो इसमें नहीं आएगा, गोलगप्पे आई थिंक दूसरे में आएगा। इसमें आएगा जैसे कि आपके हिमशित जो चीज़ें होती हैं, जो आप फ्रिज में स्टोर कर लेते हो, बाद में आप गरम गरम सेंक लेते हो, जैसे समोसे हैं, कटलेट हैं, पराठे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बिल्कुल तैयार होते हैं। एक मैकेन बोलते हैं ना, मैकेनिक का ऐड आता है। हम क्योंकि बच्चों को बाहर की चीज़ें ज़्यादा खिलाते नहीं हैं, तो इसलिए हम नहीं ध्यान देते इन चीज़ों पर, वो अलग विषय है। लेकिन जो अगर पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तैयार भोजन संबंधी, हम तो हर चीज़, सारे स्नैक्स बच्चों को घर पर ही बनाते हैं, जो भी वो बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा बात करेंगे, चौथा क्या है, संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली। असेंबली सेवा प्रणाली भी इसको बोलते हैं, संयोजक भी बोलते हैं, असेंबली भी बोलते हैं। ये 4 हो गए, ठीक है, असेंबली सेवा प्रणाली। तो ये 4 चीज़ें जो होती हैं भोजन सेवा प्रणाली के मुख्य, ये 4 प्रकार हैं, इन्हें याद रखिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे करेंगे, आंसर आपको देना है। भोजन उसी परिसर के रसोई घर में तैयार किया जाता है जहाँ वो क्या है, परोसा जाना है। क्या ये कॉमेसरी भोजन प्रणाली में होता है, या रसद विभाग में होता है,
या फिर परंपरागत भोजन प्रणाली में होता है, या डी है उपर्युक्त सभी। तो ये काम कहाँ होता है, परंपरागत जो भोजन की प्रणाली है वहाँ पर क्या होता है, भोजन उसी रसोई घर में तैयार किया जाता है जहाँ परोसा जाना है, ठीक है। और तैयार करने के बाद भोजन को गर्म या ठंडा रखा जाता है, ठीक है। या तो गर्म, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गर्म रखने से खराब हो सकती हैं जल्दी, तो उन्हें ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। और जो कुछ चीज़ें जो होती हैं मतलब गर्म ही परोसी जाती हैं, तो वो सिचुएशन या वस्तु पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जितनी जल्दी हो संभव हो ये परोस दिया जाता है, मतलब तुरंत बनाया तुरंत खाया। ये परंपरागत भोजन प्रणाली में आप जानते हो हम लोग यही काम करते हैं। बहुत इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप याद रखिएगा, जैसे कैफेटेरिया हो गया। कैफेटेरिया कई बार आसपास में कैफेटेरिया हम लोगों ने बनाए रखे होते हैं, वहाँ तक हम सर्विस दे सकते हैं। या रेस्टोरेंट हो गए आसपास में, तो हम वहाँ पर थोड़ी बहुत सर्विस दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ओके। कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, या फिर कोई छात्रावास है पास में, तो वहाँ पर आप कह सकते हो तुरंत बनाकर, आप जानते हो ना, तुरंत बनाते हो तुरंत परोसते। कैफेटेरिया में आप जाते हो, कॉफ़ी का ऑर्डर देते हो, तुरंत आती है आपकी कॉफ़ी ताज़ी बनाई और गर्म गर्म आपको दे दी गई, ठीक है। रेस्टोरेंट में भी वही चीज़ होती, बनाया और तुरंत आपको दे दिया, ओके। छात्रावास में भी क्या होता है, बच्चों का खाना लंच तैयार हुआ परोस दिया गया, डिनर तैयार हुआ परोस दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है, परंपरागत भोजन प्रणाली में। परंपरागत क्यों है, क्योंकि घर में भी हम यही प्रणाली यूज़ करते हैं, ताज़ा बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। डैश एक केंद्रीय रसोई घर से सप्लाई की जाती है, मतलब शब्द आपको जैसे कि ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं जो विशेष तौर पर किसी एक चीज़ से मतलब जुड़े हुए हों। तो यहाँ पर क्या कहा आपसे, एक डैश एक केंद्रीय रसोई घर से सप्लाई की जाती है, क्या कॉमेश्वरी भोजन प्रणाली है, परंपरागत प्रणाली है, या फिर तैयार भोजन है, या फिर यहाँ पर डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कॉमेश्वरी भोजन प्रणाली, जिसको हमने आपको क्या बताया था, ये रसद, ठीक है। रसद विभाग भी हम इसको कहते हैं, रसद विभाग, ठीक है, रसद विभाग। अब इसके अंतर्गत आता क्या है, इसके अंतर्गत आप जानते हो जो भी हमारे कुकीज़ टाइप चीज़ें हो गई, जैसे कुकीज़ हो गई आपकी, सबसे पहले कुकीज़ हो गए, बिस्किट हो गए, ठीक है, बिस्किट हो गए, ब्रेड हो गए, ओके, दूध हो गया, आइसक्रीम हो गए। अब ये चीज़ें क्या होती है, ये केंद्रीय का मतलब क्या है, केंद्रीय रसोई क्यों बोलते हैं, क्या हुआ यहाँ, मतलब कोई आसपास में छोटी इससे संबंधित कोई फैक्ट्री है, वहाँ बनाया जा रहा है, वहाँ से हर दुकान से, मतलब जो आसपास के एरिया की दुकानें होती हैं वहाँ आप जानते हो ब्रेड है, बंद है, ये चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं, तो सुबह शाम इनकी आप देखते हो डिलीवरी करने आते हैं डिलीवरी बॉय, तो आसपास की दुकानों पे शॉप पर ये डिलीवरी होती है। तो ये केंद्रीय रसोई घर से सप्लाई की जाती है, मतलब एक सेंटर है, वहाँ से जाकर आसपास की दुकानों में ये वितरित किया जाता है। ये ऐसा नहीं बहुत बड़े लेवल पे कि यूपी में अगर इसकी सर्विस हो रही है तो ये मतलब विदेश से आ रहा है ब्रेड और बंद, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेड बंद जो होते हैं आसपास के एरिया में ही कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई व्यवसाय होता है, वहाँ से ये बनकर जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ वितरित कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें ये बाहर से नहीं आएंगी, ये आसपास के एरिया में ही बनाई जाती हैं। इनफैक्ट मैं तो जहाँ तक मुझे लगता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी इनकी सप्लाई नहीं होती होगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं नॉर्मल कहीं भी बनाई जा सकती हैं। थोड़ा बहुत इसमें क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और एक्सपीरियंस या फिर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो ये कॉमेश्वरी रसोई घर कहलाती है, ध्यान रखिएगा। आइसक्रीम, दूध, कुकीज़, बिस्किट आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और इसको ये आप ऐसा भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें क्या है, आपने ले लिया फिर आपने क्या किया, हल्का बहुत सजाकर अपने हिसाब से परोस दिया, ठीक है, ऐसी भी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। टॉपिंग वगैरह आपने कर दी और दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से किस भोजन सेवा प्रणाली में हिमशीतित भोज्य पदार्थ परोसे जाते हैं। हिमशीतित मतलब ठंडे, मतलब स्टोर कर लिया जाता है जिससे वो खराब ना हो, ठीक है, हिमशीतित है। अब आप क्या है अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हो खिलाते पिलाते समय। क्या कॉमेश्वरी जो सेवा प्रणाली है वो वाली, तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली, सी है संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो हमने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो तैयार भोजन सेवा प्रणाली होती है हमने बताया नहीं था, ठीक है, इससे अभी स्टार्टिंग में जब बात की थी तो हमने बताया था तैयार भोजन संबंधी जो सेवा प्रणाली होती है इसमें हिमशीतित, जैसे कि आपको मैंने बताया पराठा है, समोसे हैं, कटलेट है, फ्रेंच फ्राइज हैं, आप जानते हो सर्कल में कुछ स्नैक्स आते हैं शेप,
मतलब विभिन्न प्रकार के शेप के स्नैक्स आते हैं। एक मैकैन कुछ करके ऐसे ऐड तो आता था, पर अब मुझे इस समय बिल्कुल याद नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सच में कभी यूज़ नहीं किया। हम बच्चों को नहीं खिलाते हैं बाहर की चीज़ें। इनफैक्ट जब से मेरी मदर इन लॉ की कंडीशन बहुत ख़राब हुई, तब से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग डर डर के खाते हैं, क्योंकि हमने बहुत चीज़ें, बहुत समस्याएं फेस की उस समय। ठीक है, तो खाना पीना हम लोगों का इतना सिंपल है, बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा तला गला आप नहीं खाते हैं। ये है, बच्चे हैं नहीं मानते हैं, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, तो हम घर में ही बना देते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें पूरी पैकेट में आती हैं सेफ, आप उनको फ्रिज में रख दो और आप बाद में क्या करो, उसे जब खाना हो तो गरम गरम उसको तैयार कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये किस पर, खाद्य पदार्थों के भंडारण पर ये व्यवस्था होती। भंडारण मतलब आपने स्टोर कर लिया उसको, अब आपको जब मन है बस आपको ये ध्यान रखना है कि ख़राब ना हो पाए। ख़राब होने से बचाने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं पैकेट पे वो पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 7, इस विधि में पूर्ण रूप से तैयार खाद्य पदार्थ को विनिर्माता से खरीद लिया जाता है और परोसने वाले स्थान पर परिपक्वन कर पुनः अंतिम क्रिया पर परोसा जाता है। क्या तैयार भोजन प्रणाली है, संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली है, एवं भी दोनों, या केवल ए? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इस विधि में पूर्ण रूप से तैयार खाद्य पदार्थ को आपने खरीद लिया, मतलब जो बनाने वाला था उससे क्या किया, आपने पूर्ण तैयार खाद्य पदार्थ खरीद लिया। अब आपको क्या है, अंतिम प्रक्रिया में उसको थोड़ा बहुत आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके दे देना है। ठीक है, जैसे कि गोलगप्पे हो गए, गोलगप्पे आप क्या करते हो, बने बनाए लाते हो, बस उसकी क्या किया आपने, जो उसका बोलते जो पानी होता है ना, ठीक है, उसे आपको बनाना होता है। ठीक है, जलजीरा जो होता है वो बनाना होता है आपको। तो क्या है, पूरा तैयार है, बस गोलगप्पा तैयार है, बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आपको उसमें डालने के लिए आलू बॉईल करना पड़ सकता है, चने छोले बनाने से पड़ सकते हैं, बकाया आपको गोलगप्पे बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंतर्गत। विशेष तौर पर पानी पूरी भी इसके, पानी पूरी गोलगप्पे कोई कहते हैं, भेल पूरी भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये कुछ चीज़ों को आप स्पेशली उदाहरण में ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी के उदाहरण है ये हो सकता है पूछे जा सकते हो, पूछे जाएँ आपसे। गोलगप्पा और पानी पूरी किसके हैं, संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली। यहाँ पर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी सही नहीं होगा, ये भी दोनों है नहीं, ए भी सही नहीं होगा क्योंकि ये है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसमें परिपक्वन का मतलब होता है कि इसमें आपको सीजनिंग किया जा सकता है, कोई भी चीज़ पिघलानी पड़ सकती है, बस इतना काम आपको करना पड़ेगा। सीजनिंग कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपको पिघला सकते हो। ठीक है, ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते जहाँ पर हो, या फिर आपको कोई चीज़ गलानी हो, गलाने का काम सिर्फ आपको करना है, जमी जवाई आपको मिल गई। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, किस में आती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली में मतलब मेज़र की जाती हैं। ठीक है ना, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य सेवा प्रबंधन में निम्नलिखित में निपुणताएं होनी आवश्यक है। जब खाद्य सेवा का प्रबंधन करना है आपको, तो आप में कुछ निपुणताएं होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी वो निपुणताएं मेन हैं उनकी बात कर लेते हैं। क्या व्यंजन सूची नियोजन, खाद्य चयन और परोसने तथा आवश्यक उपकरणों का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब आपको व्यंजन सूची का नियोजन करना आना चाहिए, खाद्य पदार्थ का चयन करना आना चाहिए, परोसने की विधि आनी चाहिए और आवश्यक उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप कोई खाद्य सेवा प्रबंधन में, देखो एक घर में नॉर्मल काम करना अलग विषय है। ठीक है, अपने हिसाब से, आपके गरीबी अमीरी के हिसाब से आपने चीज़ों को एडजस्ट कर लिया या अपने अनुकूल बना लिया अपना घर का माहौल, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस डालना चाह रहे हो तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, आपको एक सूची भी तैयार करनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग भी पहले करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या बनाना, परोसना, खिलाना है, उसके लिए खाद्य चयन करने पड़ेंगे। चीज़ों को, जो चीज़ें परोसने हैं उन उपकरण उन्हें बनाने के, जैसे आपको इडली का बिजनेस डालना है तो कम से कम इडली मेकर तो लेके ही आओगे, नहीं ज़्यादा कुछ तो समझने के लिए, बकाया तो आप सारी चीज़ें लाओगे। ठीक है, जो भी जरूरी होती। तो एक तो ये वाला हो गया ए ऑप्शन। दूसरा पूछ रहा है क्या संगठनात्मक और प्रबंधन कौशल तथा सफल कार्मिक निर्देशन की भी आवश्यकता होगी। बिल्कुल, ये भी निपुणता होनी चाहिए। सी ऑप्शन है सुनिश्चित सफाई, स्वच्छता, लागत नियंत्रण की जानकारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देखो यहाँ हम आपको एक हिसाब से पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर ये मत घबराइए मेरा ये प्रश्न गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। मैं सारे ऑप्शन ला ही ऐसे रही हूँ कि सारे आपके सही ही होते हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि आपको ये याद करने हैं कि ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ठीक है, जिससे आप पेपर में आप उसको अप्लाई कर पाओ। यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ी नहीं गई तो आप ये समझ रहे हो आप क्वेश्चन के माध्यम से एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको पूरी नहीं पढ़नी पड़ रही, मेन चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जा रही।
ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सारी चीज़ें, भाई कोई भी प्रबंधक है उसको सफाई, स्वच्छता, लागत नियंत्रण सबका ध्यान रखना पड़ेगा। पता चले लागत तो आपने बहुत लगा दी और आपका उसमें जो आपका खर्च हुआ वो भी नहीं निकल पाया, तो ऐसे बिजनेस से तो आप डूब जाओगे। ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे प्लान, और ये सब चीज़ें नियंत्रित कैसे होंगी, जब आप उनकी सूची बनाओगे, पूरा प्लानिंग से करोगे, तब ये चीज़ें हो पाएंगी। तो ये सारे गुण होने चाहिए एक प्रबंधक में। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 9, मेन्यू बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है व्यंजन बनाना, व्यंजन परोसना, व्यंजन सूची तैयार करना, या फिर डी है उपर्युक्त सभी कार्य। तो यहाँ पर जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है मेन्यू बनाने में, वो होता है व्यंजन सूची तैयार करना। जब आपकी सूची तैयार होगी, ठीक है, जब आपकी व्यंजन सूची तैयार होगी तो आराम से आप, कोई भी आया आपके, मान लो आपका कोई कैफ़े है या फिर आपका छोटा बड़ा कोई भी होटल है, वहाँ पर कोई आया, तो आपकी जब सूची या आपका मेन्यू तैयार होगा तो क्या है, वहाँ पर आप उसको वो दिखाओगे, वो उसका जो उसे जो खाना होगा वो आपको बताएगा। आप आके उसका ऑर्डर लेके अंदर उसका ऑर्डर दोगे जाके कि ये खाना, उसको बना तुरंत बना के उसका पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले कि सूची जो है, व्यंजन की सूची तैयार होनी चाहिए मेन्यू बनाने में, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो संगठन की गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, संगठन की जो भी गतिविधियाँ होती हैं, गतिविधियाँ वो किस पर किस पर आश्रित होती हैं, कि फिर कह सकते हैं केंद्रित होती है, केंद्रित होती हैं। वो सारी चीज़ें किस पर केंद्रित होती हैं, आपकी व्यंजन सूची पर ही केंद्रित होती हैं। ठीक है। ओके, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की। व्यंजन सूची तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ए ऑप्शन है मौसम और सामग्री की उपलब्धता, बी है मूल्य सीमा, सी है खाने का समय, डी है निम्न में से सभी। तो व्यंजन सूची जब भी आप तैयार करो तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि आप मौसम और सामग्री की उपलब्धता, मतलब हर चीज़ क्या होती है, मौसम हर मौसम में नहीं मिलती है, तो आप सबसे पहले ये देखो सीजन क्या है। ठीक है। तो आप उस सीजन की चीज़ें लाओगे क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध होंगी मार्केट में और वो आपको सही दामों पर भी मिलेंगी, उनकी मूल्य सीमा भी सही होगी। और खाने का समय, क्या आप ब्रेकफास्ट प्लान कर रहे हो, आप लंच प्लान कर रहे हो, या फिर डिनर के लिए आप तैयारी कर रहे हो अपने कैफे, जो भी आपका व्यवस्था है, होटल है, कैफेटेरिया, मैंने बताया जो भी है आपका। ठीक है। तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें निर्धारित करनी जरूरी होती है। क्वेश्चन है 11, व्यंजन सूची मुख्य रूप से कितने कार्य करती है? क्या ये 2 कार्य करती है, या बी है 3 कार्य करती है, या फिर 4 कार्य करती है, या फिर ये 5 कार्य करती है? तो जो व्यंजन सूची होती है ये मुख्य रूप से 2 कार्य करती है, क्योंकि अब आप लोग सोचोगे सारे प्रश्न व्यंजन के हैं। अब इस लेसन में प्रश्न ही व्यंजन से संबंधित हैं सारे। अब ये एनसीईआरटी की बुक है तो हम इसमें कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है भाई, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। व्यंजन सूची के लाभ पूछे जा सकते हैं, प्रकार पूछे जा सकते हैं, कार्य पूछे जा सकते हैं, जो भी बनेगा, इसकी विशेषता, इसके लाभ, सब कुछ आपको हमारा बताना यहाँ पर काम है। और अच्छी बात यह है कि आपको कुछ अलग से फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें अगर मैं लेकर यहाँ पर चलती हूँ। तो व्यंजन सूची के जो मुख्य कार्य हैं वो 2 हैं। ए ऑप्शन सही होगा। 2 कार्य जो है मुख्य हैं। कौन कौन से, मुख्य कार्य में क्या आएगा? जो पहला कार्य है इसका, ये ग्राहक जो होता है, या जिसको हम उपभोक्ता भी कह सकते हैं, वो जो भी सूचना आपको देता है, तो आप उसको आप जब भी वो ग्राहक आपके पास आता है तो आप क्या करते हो, उसे मेन्यू अपना उठाकर दे देते हो। वो अपना देखता है कि हाँ ये चीज़ें अवेलेबल है, वो तुरंत उसे पता चल जाता है कि आपके रेस्टोरेंट में क्या चीज़ उपलब्ध है इस समय, और उसी में से वो चुन लेता है। ठीक है, चुन लेता है और वो आपको जो भी वहाँ पर वेटर होता है, जो भी होता है, उसको बताता है कि भाई हमें ये चीज़ें ऑर्डर दी हैं, हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कराओ आप। तो वो जाकर अंदर जो बनाने वाले होते हैं उनको वो चीज़ बता देता है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये 2 मुख्य कार्य करता है। इससे स्टाफ को भी फ़ायदा हो जाता है, तुरंत वो सतर्कता से क्या होता है, उसका फूड तैयार करता है और भिजवा देता है। ठीक है, और नहीं तो सोचो सूची ही ना हो तो यही सोचते रहो कि भाई आया है उसे क्या बताएं, क्या खिलाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो एक बार वो अपना मेन्यू देखेगा और ऑर्डर कर देगा। व्यंजन सूची के अंतर्गत आने वाले मुख्य दृष्टिकोण जो सतर्क विचारों को दर्शाते हैं कितने हैं? क्या 2 हैं, या 3 हैं, या 4 हैं, या फिर 5 हैं? व्यंजन सूची के अंतर्गत आने वाले मुख्य दृष्टिकोण जो सतर्क विचारों को दर्शाते हैं, आपको ये बताना है। ये जो है 3 दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले इसमें दृष्टिकोण भी चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन सूची में कितने दृष्टिकोण का महत्व होता है, तो 3 दृष्टिकोण यहाँ पर जो होते हैं महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो
सबसे पहले ग्राहक को जो भोजन है उसको परोसने जाने की मात्रा, मतलब जो भोजन उसको परोसना है ग्राहक को, उसकी मात्रा का पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा मतलब ये आइडिया लग जाता है कि जो चीज़ उसने मांगी है, ठीक है, डिमांड की है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक है, ओके। दूसरा, जिसे जो कर्मचारी है जिन्हें लिखित व्यंजन सूची पता है वो क्या करते हैं, यहाँ पर वास्तविक खाद्य पदार्थ बदल देते हैं। मतलब लिखा हुआ थोड़ी ना खिला दोगे किसी को, मतलब ये किताबी भाषा आप समझ जाओ। तो उसने ऑर्डर दिया, आपको क्या है, आपने उसको तुरंत बना कर दे दिया, ये तुरंत आपको पता चल गया। अब ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि भाई मुझे भी थोड़ा ये बोरिंग टाइप की चीज़ें लग रही, पर भाई अब NCERT का नाम बड़ा है तो उसे छोड़ नहीं सकते। दूसरा ये लाभ इससे ये मिल जाता है कि अगर जो आया है ग्राहक, उसने देखा आपका भाई जो मेन्यू कार्ड था बहुत अच्छा था, प्लस आपने खाना बना के भी बहुत अच्छे से उसको खिला दिया जो भी उसे चाहिए था, तो क्या है, उसको वो मेन्यू कार्ड उसकी आंखों में बसा रहेगा। ठीक है, बसा रहेगा और वो उससे आपका कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होगा। अगली बार हो सकता है वो उधर से गुजरे तो आपके यहाँ ज़रूर आए, या फिर अगली बार हो सकता है अपनी पूरी फैमिली को लेकर आए, या फिर हो सकता है कहीं और जाके आपकी तारीफ़ करे तो वहाँ उसका प्रचार प्रसार भी हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे प्रतिष्ठान को भी फ़ायदा मिलता है, जहाँ पर व्यंजन तैयार किया गया और खाने वाले को भी मतलब अच्छा लगता है अगर अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें प्रचार प्रसार का काम भी करती है व्यंजन सूची। ठीक है, क्वेश्चन 13, व्यंजन सूची डैश है, लाभ कमाने का माध्यम, विज्ञापन का साधन, रुचिकर और चुनौतीपूर्ण, डी है निम्न में से सभी। तो ये सभी है। देखो, सबसे पहले जब व्यंजन सूची बनाते हैं तो हमारे सामने क्या होती है, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम आसपास की एरिया की सारी चीज़ें देखते हैं, तब हम जाकर जो है मेन्यू कार्ड बनाते हैं। ठीक है, तो और इंटरेस्ट का भी कि किसी एरिया में, अब मान लो किसी एरिया में नॉनवेज ही खाया जाता हो, वहाँ पर नॉनवेज ही ना रखो आप अपने रेस्टोरेंट में, तो कहीं ना कहीं आप किसी लोगों के इंटरेस्ट से दूर हट रहे हो। और जहाँ पर पता चले सब तो वेजिटेरियन है और आप अपने यहाँ नॉनवेज बनाए जा रहे हो, तो आपके यहाँ लिमिटेड गिने चुने वही लोग आएंगे जो इक्का दुक्का खाते होंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट का ध्यान रखना भी व्यंजन सूची बनाते समय बहुत ज़रूरी है। विज्ञापन का साधन भी ये बन जाता है। कैसे बन जाता है, किस भाई अभी हमने बताया कि कोई आया, आपको आपका खाना बहुत अच्छा लगा, तो और उसने मेन्यू कार्ड देख के अरे यहाँ पे ये भी मिलता है वो भी मिलता है, बाई चांस हो सकता है उसके बच्चों को वो चीज़ पसंद हो तो वो कहेगा अरे हाँ वहाँ चलते हैं, वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, लाभ कमाने का माध्यम भी ये हो जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, प्रचार होगा अगर उसका। तो बात करेंगे क्वेश्चन 14 की, व्यंजन सूची को नियोजित करने के मुख्य लाभ क्या है, श्रम बचाने वाली, समय बचाने वाली, लागत प्रभावी, डी है निम्न में से सभी। तो बिल्कुल व्यंजन सूची अगर तैयार होती तो श्रम भी बचता है, बार बार आपको लोगों को एक एक चीज़ बतानी नहीं होती। हमारे यहाँ आपको लच्छा पराठा मिल जाएगा, पनीर टिक्का मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सिर्फ सीधे आपने मेन्यू कार्ड रख दिया, वो खुद देख लेगा। ठीक है, नहीं तो 2-4 लोग यही बताने वाले होने चाहिए कि भाई हमारे यहाँ ये चीज़ है। ठीक है, तो श्रम भी बच जाता है। ठीक है, और इससे समय भी बच जाता है, वो खुद देखेगा, खुद बता देगा और आप ऑर्डर लेके जाना, बना के दे देना। तो इससे क्या लागत प्रभावी भी होता है। ठीक है, क्योंकि इससे ही काम को आप 2-4 लोग और रखो, मान लो बड़ा रेस्टोरेंट है तो 50-60 लोग तो आप इसी को रखो, क्योंकि 50-60 टेबल नॉर्मल होती है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कि हमारे यहाँ क्या क्या बनाएं। तो ये लागत प्रभावी है, बस एक पर्चा छपा के रख दो आप अच्छा सा अट्रैक्टिव सा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ओके, तो क्वेश्चन है 15, भोजन सेवा और प्रतिष्ठा का प्रकार कोई भी हो, लेकिन सामान्यतः प्रतिष्ठान को चलाने के लिए निम्न की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी माध्यम है, आप कोई भी, अभी हमने जितने भी सेवा प्रबंधन की बात की उनमें कोई भी हो, लेकिन इनमें से एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्या, भोजन की, मतलब भोजन होना बहुत ज़रूरी है, व्यंजन सूची होना जरूरी है, प्रबंध कौशल होना जरूरी है, खाद्य सेवा प्रचार। अब व्यंजन सूची पर मत चले जाना, आप जाओ प्रबंध कौशल। जब तक ये प्रबंध कौशल नहीं है किसी के अंदर, अपना जो भी उसने व्यवसाय डाला उसको चलाने का कौशल ही उसके अंदर नहीं है, तो ना तो वो सूची तैयार कर पाएगा, ना वो भोजन लोगों को खिला पाएगा, ना ही वो खाद्य सेवा की प्रचार कर पाएगा, मतलब उसका प्रचार हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौशल होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन है 16, प्रबंध एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें आयोजन, प्रेरण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य होता है। क्या प्रचार कार्यकर्ता का, प्रबंधक का, ए व बी दोनों, या डी है केवल बी। तो ये जो प्रबंध एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें आयोजन का भी कार्य होता है, निर्देशन का कार्य भी होता है, प्रेरणा भी प्रदान करता है, नियंत्रण में भी चलता है, तो ये होता है प्रबंधक का कार्य। ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही होगा और केवल बी यहाँ पर दिया है, तो ये आंसर डी वाला डी वाला जो है ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, प्रबंधन कार्य मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों का सम्मिलित रूप है जिसमें शामिल है 3M, 4M, 5M, 6M।
भविष्य में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। प्रबंधन कार्य मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों का सम्मिलित रूप है। ठीक है, जो हम प्रबंध कार्य करते हैं उसमें कुछ मानवीय संसाधन भी होते हैं, गैर मानवीय संसाधन भी होते हैं। आप जानते हो हम जब भी कोई मैनेजमेंट का कार्य करते हैं तो हम मानवीय गैर मानवीय दोनों संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें कितने एम शामिल हैं अगर ये पूछा जाए तो ये जो है व्यवस्था ये 6 एम पर आधारित है। डी ऑप्शन सही होगा। 6 एम में कौन कौन सा आ जाएगा? 1 एम से हो जाएगा मनी, ठीक है, मनी, ओके। दूसरे एम से क्या हो जाएगा? मटेरियल, आपका मटेरियल हो जाएगा, ओके। तीसरे एम से बात करेंगे मैन, मतलब मैन होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए, मैन तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मशीन्स भी होनी चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना वो नहीं है हर काम आप हाथ से कर लो, ठीक है। थोड़ा जो आपका जो भी आपने प्रबंधन कार्य स्टार्ट किया है, जो भी मतलब आपने कैफेटेरिया कुछ भी स्टार्ट किया, वहाँ पर 2-4 मशीन होती है ना, तो उसका इफेक्ट भी अलग पड़ता है। जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो अब रोबोट रखने लगे हैं। अब भले ही इंसानों का रोबोट ने काम कम कर दिया, लेकिन बस उस होटल की कमाई इसी बात से लोग रोबोट देखने ही जाएंगे। तो वो तो चलो वो अलग विषय हो गया रोबोट, लेकिन नॉर्मल मशीनें भी आती हैं कुछ चीज़ें बनाने के लिए। जैसे बड़े लेवल पर आटा गूंदने की मशीन भी आता है, ठीक है, डिश वॉशर भी आता है, बर्तन धोने घर में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसी चीज़ें। ये मशीनें तो घर में भी यूज़ कर सकते हैं, बकाया आप अगर कोई होटल वगैरह बना रहे हो वहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो कितने हो गए? 4 तो हो गए आपके ना। 5वां हो गया आपका मिनट, ठीक है। मिनट का भी महत्व होता है भाई, क्योंकि जो अगर आप समय नहीं लेकर चलोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, जो ग्राहक है भाई जल्दी में है वो खिसक लेगा। तो एक टाइमिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा क्या होता है भोजन सेवा प्रबंधन में? मार्केट। आपको मार्केट की वैल्यू होनी चाहिए, सब चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी मिलती है और कौन सी चीज़ कहाँ पर सही दामों पर मिलती है, ठीक है ना। तो 6M जो है प्रबंध कार्य में शामिल होते हैं, खासतौर से भोजन सेवा प्रबंधन की बात की जाए वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है भोजन सेवा प्रबंधन में 6M का क्या मतलब है, या ठीक है कितने M है। जैसे मैंने ये प्रश्न बनाया है तो 6M है मनी, मटेरियल, मैन, मशीन, मिनट और मार्केट, ठीक है। हो गए 6। पढ़ते हैं आगे, आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है 18। प्रबंधन में सम्मिलित मुख्य कार्य है नियोजन व आयोजन करना, प्रतिनिधित्व व निर्देशन करना, प्रेरित करना, बजट बनाना तथा समन्वय करना। डी है निम्न में से सभी। तो प्रबंधन में हमारे ये सभी काम आते हैं। हम नियोजन भी करते हैं, आयोजन भी करते हैं, प्रतिनिधित्व भी करते हैं, निर्देशन भी करते हैं, लोगों को प्रेरित भी करते हैं काम को सही ढंग से करने के लिए। बजट भी महत्वपूर्ण है और समन्वय करके ही सबको चल सकते हैं, चाहे वहाँ पर कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो। पूरे प्रबंधन का मतलब ही यही होता है कि हम सबको कंट्रोल में लेकर सबकी ख्वाहिशों को सबको सेटिस्फाइड करते हुए कार्य करें। क्वेश्चन 19 है कार्य क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। प्रश्न पूछते हैं नियोजन में, आयोजन में, नियंत्रण में या मूल्यांकन में। तो जब भी नियोजन की बात होती है, नियोजन में हमेशा NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सवाल अगर आए तो बात है यहाँ पर हम NCERT के हिसाब से कहेंगे इसको नियोजन। बकाया आप नॉर्मल किसी भी कंपटीशन बुक में जाते हो तो नियोजन और आयोजन एक का मतलब एक ही लगाया जाता है, लेकिन इसमें जो है अंतर है, दोनों में क्या है यहाँ पर अंतर माना गया है। जो आपका आयोजन है यहाँ पर क्या होता है, जो भी प्रबंधन है, जो भी संस्थान है, जहाँ भी आप काम कर रहे हो तो उन कामों की पहचान करना इसमें आता है, ठीक है। आयोजन में इन्होंने बताया पहचान करना आता है, या फिर कार्यों का विभाजन यहाँ पर आता है, ठीक है। कोई भी पद है, मान लो किसी भी आपने विज्ञापन दिया, कुछ लोग आए, आपको स्टाफ चाहिए तो वहाँ पर स्टाफ आया आपका, तो उनको उस पद को विभाजित करना जो है वो आयोजन में है। बकाया जो प्रश्न आपके दिमाग में आता है, मान लो ये विज्ञापन तो आप पहले आपने सोचा है कि हमें क्या करना है, भोजन सेवा प्रबंधन काम कोई शुरू करना है, चाहे हमें कोई होटल बनाना है या कुछ भी करना है, ठीक है, समझने के लिए। तो उस समय आप ये नियोजन कर रहे हो कि आपको प्रश्न मन में आ रहा है कि कहाँ हम होटल बनाएं, कैसे काम करें, कब शुरुआत करें, ये प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं। अब आपने ये बना लिया, ठीक है, ये प्लानिंग आपकी पूरी हो गई, आपने सोच लिया कहाँ काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सोच लिया। अब आपके नंबर में अब दूसरे नंबर पे आपका आयोजन यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ऐसे समझो किसके NCERT के हिसाब से यहाँ से क्या आयोजन शुरू हो गया। अब आयोजन में आपने क्या किया, स्टाफ को बुलाया, स्टाफ में अब क्या किया, पहचान की कौन लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उनको जो पद दिया तो पद का क्या किया, विभाजन किया कि तुम ये काम करो, तुम ये, मतलब जिसके पास कोई कॉफ़ी अच्छा बना लेता होगा तो उसको कॉफ़ी का काम दिया जाएगा, कोई डोसा अच्छा बना लेता होगा तो उसको डोसे का काम दिया जाएगा। ऐसे करके आपको समझने के लिए मैं ये चीज़ समझा सकती हूँ, ठीक है। बकाया नियंत्रण तो हम बीच बीच में, नियंत्रण के बिना तो सभी को नियंत्रण, मतलब चाहे काम हो
चाहे स्टाफ हो, सबको नियंत्रित में नहीं रखोगे, नियंत्रण में, चाहे साफ सफाई है, सफाई वाला कर्मचारी है, सबको अपने कंट्रोल में नहीं रखोगे तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है 20, प्रबंधन के सभी कार्य निर्भर करते हैं आयोजन पर, नियोजन पर, नियंत्रण पर या निम्न में से सभी। जो प्रबंधन के कार्य होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, ये बात आपको बतानी है। तो इसका भी आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, नियोजन पर। क्यों? क्योंकि नियोजन हमने क्या बताया, क्या करना है, कैसे करना है, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, अपने उद्देश्य बना रहे हैं, नीति को स्पष्ट करना चाह रहे हैं, जो भी काम लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नियोजन पर ही निर्भर करती हैं। आपका नियोजन अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपका सब कुछ सही होगा। ठीक है। नियोजन होता है अल्पकालिक, दीर्घकालिक, एवं भी दोनों या निम्न में से कोई नहीं। तो नियोजन जो है हमेशा अल्पकालिक भी होगा, जो आपने ये प्लान किया है जरूरी नहीं है कि आपका तुरंत ही सक्सेस हो जाए। ठीक है। तो दीर्घकालिक भी हो सकता है और हो सकता है बहुत जल्दी सफलता मिल जाए, जैसे कि कुछ लोग यूट्यूब पर आते ही सफल हो जाते हैं। ठीक है। 2-2, 4-4 हज़ार सब्सक्राइबर आते ही पूरे हो जाते हैं, लेकिन मुझे इतना लंबा समय लग गया। ठीक है। तो हमने अपना प्लान लंबा खींच लिया। तो ऐसे चीज़ें समझ सकते हो। निम्नलिखित में से किस कार्य में निर्देशन के लिए सतत आधार पर शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए? ए है स्टाफ रखने में, बी है निर्देशन और कार्य सौंपने में, सी है नियंत्रण करने में, डी है प्रतिवेदन करने में। तो ये जो भी कार्य है सबसे ज़्यादा किस चीज़ की क्षमता, कौन से निर्णय की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए? निर्देशन और कार्य सौंपने में। आपके पास कितना भी स्टाफ हो, चाहे कितने भी लोग हों, लेकिन अगर आपको गाइडेंस नहीं आती है, आप लोगों को कार्य नहीं सौंप पाते हो, आपके जो व्यवस्था आपने बनाई है वहाँ सब कुछ फैला रहता है इधर उधर, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये गुण नहीं है। ठीक है। ये वाला क्या है, गुण नहीं है आपके अंदर। कौन सा वाला? निर्देशन और कार्य सौंपने की। मतलब ये क्षमता आपके अंदर नहीं है, आप निर्णय नहीं ले पाते हो कि किससे क्या करवाएं। ठीक है। तो ये गुण मेरे अंदर भी है। मैं किसी को, मतलब मेरे यहाँ जो झाड़ू पोछा के लिए मैंने लगा रखा है, क्योंकि मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम में थोड़ा समय बच जाता है, तो मैं उनसे अगर वो गंदा लगा के जा रही हूँ तो मैं देखती रहती हूँ, मैं उनसे कह ही नहीं पाती हूँ, पर फिर वो चली जाती है तो मुझे रोज़ 3 से 4 दिन पोछा मारना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि चलो ठीक है, वो इतने घरों में काम करती हैं, थक जाती हूँ कि ये वो, मुझे इतनी दया आ जाती है उन पर, मैं कुछ भी कभी उनसे कहती ही नहीं हूँ। जबकि मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम को 2 साल हो गए, तब से लगभग वो शायद ही बीच में कभी छोड़ा होगा, वो ही काम कर रही है, झाड़ू पोछे का वही करती हूँ और सारा मैं करती हूँ। तो मैं उनसे कह ही नहीं पाती हूँ, मुझे ये लगता है कि चलो छोड़ो, मैं कर लूँगी, एक दिन मैं लगा लूँगी। तो हफ्ते में 2 दिन तो पोछा मुझे लगाना ही पड़ता है। इस कार्य में जनशक्ति की नियुक्ति, इसका प्रशिक्षण और रखरखाव सम्मिलित है स्टाफ में, निर्देशन में, नियंत्रण में या रिपोर्टिंग में। इस कार्य में जनशक्ति की नियुक्ति। ठीक है। कौन सा ऐसा कार्य जिसमें जनशक्ति की नियुक्ति और प्रशिक्षण का रखरखाव सम्मिलित है? तो हमें प्रशिक्षण कहाँ चाहिए होता है भाई? स्टाफ जो है, स्टाफ को क्या होता है, मतलब यहाँ पर शब्दों का खेल है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसे भी आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार। मैंने भी पढ़ा है, तब बता रही हूँ। एक लेसन को पढ़ना पड़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी मेरे पास भी अब तक नहीं थी क्लास 12 की, ये अभी आई है फर्स्ट टाइम मेरे पास, अभी 10 दिन पहले आई होगी, तब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, 4-5 दिन पहले से। तो ये समझो, मुझे भी लैंग्वेज इसकी, वैसे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी हैं क्योंकि पढ़ते पढ़ते, पर ये लैंग्वेज का जो फेर है ना, वो तो भाई इंसान ही हूँ मैं भी, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो समझ में आ रही। तो ये स्टाफ को, तो यहाँ प्रशिक्षण से आप इसको पकड़ सकते हो। प्रशिक्षण का कार्य स्टाफ के अंदर होना चाहिए, वो प्रशिक्षित होगा तभी काम अच्छे से कर पाएगा। क्वेश्चन है 24, ये सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक होता है। बजट बनाना, धन और वितरण या रुचि। तो भाई सबसे पहले बजट बनाना। कोई भी काम करो तो बजट देखो कि हमारा बजट है भी हमारे पास, जो काम हम डालने चाह रहे हैं, और नियोजन में सबसे पहले बजट के विषय में भी सोचना चाहिए। क्वेश्चन है 25, भोजन सेवा प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है? मानवीय साधन, गैर मानवीय संसाधन, सामग्री संसाधन प्रबंधन, या फिर डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही होगा। जब हम भोजन सेवा का प्रबंधन करते हैं, मतलब मैनेजमेंट करते हैं, जब भी हम कोई भी भोजन सेवा प्रणाली शुरू करते हैं तो हम वहाँ पर प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजर होता है हर जगह, आप जानते हो, जो हर चीज़ को मैनेज करता है, चाहे वो मालिक भी हो सकता है या मालिक किसी को अपने मतलब योग्यता के अनुसार नियुक्त भी कर सकता है मैनेजर को। ठीक है ना। तो यहाँ पर मानवीय संसाधन भी होते हैं, गैर मानवीय संसाधन का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कि बिना दिमाग के तो कुछ कर नहीं सकते हो, दिमाग क्या मानवीय संसाधन है। बिना रुचि के कुछ नहीं कर सकते हो, वो भी मानवीय संसाधन है। ठीक है। इच्छा के कुछ नहीं कर सकते हो, वो भी मानवीय संसाधन है। गैर मानवीय संसाधन में बिना मशीनों के आप सारे काम नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, मान लो भोजन सेवा प्रणाली में बहुत सारे बर्तन ही आपको चाहिए होते हैं, वो सब क्या गैर मानवीय संसाधन है। और वो सामग्रियाँ जो आप यूज़ कर रहे हो, सामग्री संसाधन हो गए, तो यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे, क्योंकि भोजन सेवा में पूछा जा रहा है। ये शब्द देखो, भोजन सेवा प्रबंधन में पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पर सभी होंगे। ठीक। क्योंकि भोजन सेवा प्रबंधन में हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। और भाई
कहना ना कहना सब बेकार है। जो बच्चे करते हैं वो बिना कहे ही कर देते हैं, ऐसा लगता है। जो नहीं करना है कहने पर भी शेयर नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो भाई कर दीजिएगा, क्यों मुझे बार बार बोलना पड़ता है। जल्दी से मेरा टारगेट आप लोग पूरा करा दीजिए, उसके बाद मैं अपने मुँह पर ताला लगा लूँगी। बस एक बार बोलूँगी और पूरी क्लास करूँगी। वैसे भी मैं पूरी क्लास में आज बिल्कुल नहीं बोली हूँ उस विषय में, ठीक है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।